रिजल्ट्स में हमने क्या बताया था याद है? अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास हमने बोल दिया था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या था फॉर्मूला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का? याद आ रहा है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एक काम करो, एक क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ। अच्छा, कोई भी एटम का न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम है या डिफरेंट है? लास्ट क्लास बताया था। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एनी एटम, नहीं, न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना है न्यूक्लियस ऑफ, मान लो एल्युमिनियम सपोज, या आयरन भी कर सकते हैं। चलो आयरन का निकाल लेते हैं। आयरन के न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालें। आयरन के न्यूक्लियस का डेंसिटी रफली हम क्या लिखते हैं आयरन बच्चे? 26 लिखते हैं। स्फेरिकल होता है आयरन, बीच में न्यूक्लियस है, और इसमें प्रोटॉन कितना है बच्चे? 26, न्यूट्रॉन। इसी का डेंसिटी निकालना है हमें, समझ गए? डेंसिटी हमें पूरे एटम का नहीं निकालना है, किसका डेंसिटी निकालना है? तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम। किसका? वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एब्सोल्यूट डेंसिटी हमने मोल में पढ़ाया था, याद है? डेंसिटी एक टॉपिक पढ़ाया था मोल में, जिसमें हमने वेपर डेंसिटी भी डिस्कस किया था, याद है? तो इसको निकालना पड़ेगा हमें। मास कितना बोले आयरन एटम का भाई? एक एटम के न्यूक्लियस का मास ऑलमोस्ट 56 एमयू बोल दें, कोई दिक्कत? केजी में भी रख सकते हैं। 56 एमयू को केजी में अगर चेंज करोगे कितना हो जाएगा? 56 इंटू 1 एमयू का वैल्यू कितना रख देंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी में रखो ना, 24 नहीं, है ना? बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिख दें? 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयरन एटम का क्यूब ना भाई, बोलो। हम चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है? निकाल लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। देखो तो डेंसिटी कितना लिख देंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? इसको चलो वैल्यू थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, -27, ठीक है? केजी में कर दिया। एमयू को स्टैंडर्ड, एक न्यूक्लियस का मास केजी में लिख दिया, 56 एमयू। ये मोल का आइडिया होना चाहिए थोड़ा, है ना? एक एटम का मास इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियस। एक एटम का मास एमयू में एक्सप्रेस करते हैं, इतना मोल सिखाया है। वन एटम का मास किस में एक्सप्रेस करते हैं? एमयू में, है ना? अच्छा यहाँ क्या लिख दें? 4/3 पाई। आर के जगह पे क्या रख दे बच्चे? आर नॉट 56⁻⁻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 ⁻
था, याद है? अलग से लिख दूं यहाँ पे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, याद है क्या? कल ही ये फॉर्मूला देखा था हमने। कल हमने दो एटम के न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो निकाला और 1:1 आया था वो। एच और किसका निकाला था? हाइड्रोजन और एल्युमिनियम का। दोनों के न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम आया था। आज मैं रेशियो नहीं निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट डेंसिटी निकाल रहा हूँ न्यूक्लियस। मतलब मैं वो वैल्यू चाहता हूँ, कौन सा वैल्यू आएगा, और वैल्यू देख के तुम्हें समझ में आएगा कि न्यूक्लियस जो है कितना ज्यादा डेंस्ड है। न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। पार्टिकल्स आर so close inside the nucleus. Proton and neutrons are so close inside the nucleus. अभी डेंसिटी का वैल्यू देख के पता चलेगा तुम्हें। 56 1.67 10⁻⁻27 kg नहीं, SI में रख रहा हूँ, 4/3 22.7 है ना। आर नॉट का वैल्यू कितना था बच्चे? 4/3 ना इंटू 10⁻⁻15, ये आर नॉट का वैल्यू था बच्चे। तो इसका क्यूब हो जाएगा, और 56 का क्यूब रूट का क्यूब, तो 56 ही आएगा ना बच्चे? बोलो,
इसको अलग अलग कर सकते थे, आर नॉट इंटू क्यूब 56 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 3, तो ये तो 56 होगा ना इधर, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा, ये आर नॉट का क्यूब ले लिया। बोलो, एग्जैक्ट वैल्यू लेते जा रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? देखो ये 56 ये 56 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1.67 10⁻⁻27 kg, नीचे बचेगा 4/3, एक यहाँ पे 4/3 का कितना बार आ गया, 4/3 नहीं 3 टाइम्स, तो 4/3 4/3 नहीं 4 बार हो गया 4/3, एक 4/3 यहाँ है और यहाँ पे 4/3 3 बार है, ठीक है, इंटू कितना 22/7 इंटू 10 का पावर कितना बच्चे -45 मीटर क्यूब, देखो तो 10 का पावर -45 मीटर क्यूब, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? अब बताओ, अगर इसको ऊपर भेज दें तो प्लस हो जाएगा ना, 27 45 - 27 कितना होगा, 45 - 27 कितना होगा, कितना 45 - 27 18, तो यहाँ 10 का पावर 18 रहने देते हैं, यहाँ केजी पर मीटर क्यूब होगा नहीं, और यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा बच्चे, ये सब सॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, ये है ना, कितना 3 ऊपर जाएगा, 4 पर 3 ऊपर जाने वाला है, 7 भी ऊपर जाने वाला है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू अगर इधर मैं कैलकुलेट कर लूं तो तुम ऐसे देख रहे हो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का वैल्यू देख रहे हो तुम, न्यूक्लियस कितना ज्यादा डेंस्ड है, इमेजिन हो पा रहा है तुम्हें? क्या ये वैल्यू समझ में आ रहा है, क्या है ये वैल्यू, बोलो? थ्री का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81, क्या 81 ना, पक्का ना? 81 एंड डिवाइड बाय कितना कर दे, 4 का पावर 4 कितना होगा, 256, 4 का पावर 4 256 डिवाइड बाय 22, एक 7 भी ऊपर जा रहा है, इंटू 7, ये लगभग ना बच्चे 0.16 आ रहा है, 168, कहने का मतलब है 1.68 इंटू 10 का पावर 18 kg पर मीटर क्यूब। नाउ ये इट इज नॉट अ जोक, जस्ट लिसन टू मी, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, हाँ सॉरी यहाँ 17 होगा ना, हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब खाली न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस है, 1 मीटर क्यूब समझ रहे हो ना, ये मान लो 1 मीटर का क्यूब है, और ये क्यूब बना किससे, सिर्फ न्यूक्लियस से बना है, 1 मीटर का क्यूब है एज लेंथ का, और वो बना किससे है, सिर्फ न्यूक्लियस से, पता है उसके अंदर कितना मास होगा, 1.68 इंटू 10⁻17 kg मास होगा, सोचो न्यूक्लियस कितना ज्यादा डेंस्ड, वर्ल्ड में अभी तक मुझे लगता है कि न्यूक्लियस ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा डेंस्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना अलग अलग मेटल का डेंसिटी बताओ, तो मेटल का डेंसिटी जब बताते हैं ना, मैंने उधर लिखाया भी था आपको जब डेंसिटी पढ़ा रहे थे, गोल्ड का डेंसिटी, सिल्वर का, याद है डेंसिटी लिखाया था, एब्सोल्यूट डेंसिटी कुछ मेटल्स का, वो डेंसिटी मेटल के क्रिस्टल का था, उसके न्यूक्लियस का डेंसिटी नहीं था जो उधर लिखाया था, नहीं वो पूरे मेटल के क्रिस्टल, मतलब वो एटम का डेंसिटी था, न्यूक्लियस का डेंसिटी नहीं था, जब भी हम डेंसिटी पढ़ते हैं ना तो पूरे सब्सटेंस का डेंसिटी पढ़ते हैं, न्यूक्लियस का डेंसिटी कभी पढ़ते ही नहीं, आज पहली बार पढ़ा हमने न्यूक्लियस का डेंसिटी, मेरी बात समझो, जब तुम बोलते हो ना डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उस मॉलिक्यूल का, पूरे वाटर का डेंसिटी होता है, ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है, ये समझ रहे हो, वर्ल्ड में इससे ज्यादा डेंसिटी किसी का होगा ही नहीं देखा जाए, 1 मीटर क्यूब, है ना,
अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर क्यूब पर है ना, ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट कर पाओगे इसको ग्राम पर सीसी में? इसको ग्राम पर सीसी में इसके जगह पे कितना 1000 ग्राम रखोगे और नीचे 1 मीटर क्यूब के जगह पे कितना रख दोगे 10⁶। तो पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? 1.68 तो रहेगा 1 मिनट 10 इधर कितना 20 और हाँ 10⁻14 ना ग्राम पर सीसी। अब देखो और अच्छे से समझ में आएगा। एक जो डाइस है ना जिसका एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उस डाइस के अंदर अगर वो डाइस पूरा न्यूक्लियस से बना है तो उसका मास ये है। सोचो, अब थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटा सा डाइस नहीं, अगर वो सिर्फ किससे बना है? न्यूक्लियस से बना है, तो उसका मास क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻14 ग्राम। जस्ट इमेजिन, सोचो, समझ रहे हो? एक छोटे से डाइस के अंदर कितना केजी आ गया? टन भी छोटा है उसके सामने भाई। एक इतने से छोटे डाइस के अंदर कितना मास आ गया? टन में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में, केजी में जो आ गया, जिलियंस केजीज में आ गया। नहीं समझ रहे हो? है ना? दैट इज द डेंसिटी। न्यूक्लियस इज हाईली डेंस्ड। न्यूक्लियस से डेंसिटी ज्यादा और किसी का, लेकिन जब हम डेली लाइफ में डेंसिटी पढ़ते हैं तो क्या न्यूक्लियस का डेंसिटी पढ़ते हैं? नहीं, उस पूरे सब्सटेंस का डेंसिटी पढ़ते हैं, सिर्फ उसके न्यूक्लियस का डेंसिटी नहीं पढ़ते। मेरी बात आ रही समझ में? है ना? जैसे वो मार्वल मूवी देखा है ना, थॉर का हथौड़ा। मान लो हथौड़ा पूरा अगर सिर्फ न्यूक्लियस से बना है, उठा ही नहीं पाएगा कोई। समझ रहा है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स तो आपस में रिपेल भी कर रहा है ना। ऐसा कौन सा फोर्स है जो प्रोटॉन्स को आपस में होल्ड करके रखा है? जस्ट इमेजिन, पॉजिटिव पार्टिकल एक छोटे से वॉल्यूम में ट्रैप हो गया। चलो न्यूट्रॉन तो समझ में भी आता है, लेकिन प्रोटॉन भी यहाँ पे ट्रैप हो चुका है एक ऐसे वॉल्यूम में। 26 प्रोटॉन है, टाइनिएस्ट वॉल्यूम में 26 प्रोटॉन है और 30 न्यूट्रॉन है। व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, नॉट एटम? एनीवन इन द क्लास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो रिपल्सन होगा ना वहां पे, ग्रेविटी। सुना होगा तुम लोगों ने, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, फिजिक्स का भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो, जो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है। एटम क्यों स्टेबल है? रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कल बताया था। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट कराने के लिए एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन दे रहा है? अर्थ सन सिस्टम में तो ग्रेविटी है, सैटेलाइट और अर्थ सिस्टम में कौन है? ग्रेविटी है। तो एटम की स्टेबिलिटी के पीछे रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस क्यों स्टेबल है? एनीवन? सुना है भाई, ऐसा नहीं है। एनीवन? देखो, दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। पता है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मुझे नहीं लगता 11th-12th में ज्यादा पढ़ना, हो सकता है फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ना हो, केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फोर्स। अगर दो पार्टिकल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो पार्टिकल अगर बहुत पास है, वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस, तब न्यूक्लियर फोर्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस। न्यूक्लियर फोर्स होने के लिए पार्टिकल्स का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। और न्यूक्लियर फोर्स ना जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है ड्रास्टिकली खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। दो पार्टिकल के बीच में वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स जीरो।
मेरी बात आ रही समझ में? न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, and that is only the reason nuclear energy is so dangerous. That is the only reason nuclear energy is so dangerous. मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, और न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो समझ लो कितना जबरदस्त फोर्स है। समझ गए ना? इसलिए बोला जाता है कि जहां पे न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है वहां लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सुना होगा 1 kg यूरेनियम से पूरा सिटी चल सकता है 1 महीने तक, 1 साल तक, ऐसा। तो जो कितना ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि वहां न्यूक्लियस को चेंज किया जाता है। न्यूक्लियस को, जैसे यूरेनियम को ब्रेक किया जाता है, थोरियम एंड, समझ गए ना, 2 अलग अलग एटम में। सन के कोर पे भी क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस आपस में जुड़ के हीलियम बना रहा है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है कि पूरा देख रहे हो, पूरा ग्लो कर रहा है अभी। तो न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, एज वेल एज न्यूक्लियर एनर्जी इज द हैविंग हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट, ऐसे बोल सकते। क्लियर है? लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे था कि तुम्हें ये बता दूं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है ना? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत आप 11th-12th में क्या क्या पढ़ते हो, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, मैकेनिकल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब थोड़ा पढ़ोगे, टेंशन फोर्स पढ़ोगे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। समझ गए? लिख के रखो जल्दी। समझ में आ गया सबको? ये हटा दें इधर। हाँ, न्यूक्लियस की डेंसिटी समझ में आ गई सबको? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, क्या रखेंगे आज के बाद यहाँ? न्यूक्लियस की। और वर्ल्ड में जितने भी एटम्स हैं सबके न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, सेम है। समझ गए? एक और एप्लीकेशन या रिजल्ट में ये लिख लेना, है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ये भी उस रदरफोर्ड का ही दिया हुआ है, स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज inversely proportional to sin theta by 2 का पावर 4। number of alpha particle scattered at angle theta is proportional to 1 by sin theta by 2 का पावर 4। बस ये लिख के रखो। ये भी रदरफोर्ड ने रिजल्ट दिया था। ठीक है, मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। देखो, आपको पता है ये एटम है और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए ना। जो अल्फा पार्टिकल एक एंगल से डेविएट हुआ, मतलब हर जगह एंगल क्या है, थीटा, नहीं समझे? वो सारे अल्फा पार्टिकल जो सेम एंगल से डेविएट हुआ, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। देख रहे हो ये तीनों अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डेविएट हो रहा है? तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच हैज बीन डेविएटेड बाय एंगल थीटा
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन थीटा बाई 2 पावर 4। ये बस उसका एक रिजल्ट है ना? समझ में आ रहा है क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री से डेविएट हुआ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन 45 4। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 30 डिग्री से डेविएट हुआ 1 बाई साइन 30 का पावर 4। हाँ 30 डिग्री बोला ना, तो 15 सही है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि मतलब मान लो 120 डिग्री से डेविएट हुआ। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आपको पता होगा कि जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ता है, साइन का भी वैल्यू बढ़ता है। मतलब यहां से ये दिख रहा है कि द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विथ लार्जर एंगल, ऐसे ऐसे अल्फा पार्टिकल का नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना भाई? हाँ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो ज्यादा एंगल से डेविएट होगा, ऐसे पार्टिकल कम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विथ, है ना, 180 डिग्री एंगल, तो ऐसे बहुत ही कम होंगे। क्लियर हो रहा है? बोलो, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो इस पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर 112 per minute. Number of alpha particle scattered at an angle of 60 degree. कल मैं नोट्स भेजा था उसी का सवाल, अगर किसी ने देखा होगा तो। The number of alpha particle scattered at an angle of 60 degree are 112 per minute. Calculate number of alpha particles scattering at an angle of 90 degree per minute. Calculate number of alpha particle scattering at an angle of 90 degree in 1 minute. फिर से ये बात समझो बच्चे, पहले तो थीटा बढ़ेगा ना तो साइन थीटा बढ़ेगा, ये मानते हो क्या? इतना पढ़ा है टिको में। थीटा बढ़ने से, मुझे बताओ साइन 30 कितना होता है? साइन 45 1/√2, साइन 60, तो देख रहे हो ना, थीटा बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। अच्छा, साइन थीटा अगर बढ़ेगा बच्चे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट एन एंगल थीटा स्कैटर्ड वो कम होगा ना, क्योंकि देख रहे हो क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल किस पर डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली है ना क्या? तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ गए? द अल्फा पार्टिकल विच स्कैटर्ड एट एन एंगल 90 डिग्री या 180 डिग्री कम होगा ना। अल्फा पार्टिकल जो थोड़े कम डिग्री एक्यूट एंगल से स्कैटर्ड हुआ है, ऐसे ज्यादा होंगे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुआ ही नहीं है, वो तो इन्फानाइट हो जाएगा। सोचो, डायरेक्ट पास हो गया अल्फा पार्टिकल, तो यहां पे जीरो रखोगे ना। अरे बोलो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो, समथिंग बाय जीरो, इंफिनिटी। मतलब अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल डिवेट नहीं हुआ वो कितना है? बहुत सारे हैं, ये जानते भी हैं, ऑब्जर्वेशन में दिखा है। अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं हुआ, ऐसे पार्टिकल कितने हैं? बहुत सारे हैं भाई। देख रहे हो कैसे आए यहाँ पे? अल्फा पार्टिकल जो 0 डिग्री से डिवेट हो रहा है, समझ में आया? तो देखो इसको कैसे करना है। अल्फा पार्टिकल जो कितने डिग्री से डिवेट हो रहा है भाई? 60 डिग्री से, उसको क्या लिखोगे? 1 बाई साइन 30, बोलो, पावर 4 लिख दें, पक्का? और अल्फा पार्टिकल जो कितने से 90 से स्कैटर्ड हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? साइन 45 ना। अरे वही तो लिख रहा हूं। अब इसको और इसको डिवाइड कर दे, तो जो कांस्टेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। हमें ये कितना लिखना था पता है? इसको लिखना था दिस इनटू कुछ कांस्टेंट टाइम्स दिस।
इसको हम क्या लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल है तो इक्वालिटी साइन के लिए क्या करना पड़ता है, कोई वैल्यू डालना पड़ता है, दिस इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स दिस, एंड दिस आल्सो इक्वल टू सेम कांस्टेंट टाइम, तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो बेटर है डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको, क्या मिलेगा, n2 जो 90 डिग्री से है डिवाइड बाई n1 जो कितने से है 60 से है, बताओगे कितना आएगा ये, पहले तो इधर रेशियो वाइज बताओ, ये पहले ले रहे हैं ये बाद में ले रहे हैं ना, तो ये अगर पहले ले रहे हैं तो ये ही नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन 30 का पावर 4 और नीचे आ जाएगा साइन 45 का पावर, बोलिए होगा, ये हमें पता है कितना दिया हुआ है, n1 तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कितना है, इज इक्वल टू साइन 30 कितना 1/2 का पावर 4, साइन 45 कितना 1/√2 का पावर 4, ये सॉल्व करके कितना लिखोगे 1/16/1/4, तो ये 1/4 आएगा, तो भाई यहाँ पे n2 90 डिग्री से जो डेविएट होगा वो 1/4 इंटू 112 कितना हो गया 28 इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे भी बताओ 60 डिग्री से डेविएट होने वाला अल्फा पार्टिकल ज्यादा होगा या 90 डिग्री से, तो 60 वाला कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 112, 90 वाला निकालने बोला है, देखो तो पूरा सॉल्व है, बोर्ड पे लिख लो, मार्कर रख के गए क्या वो, नहीं किधर देके गए, है क्या आ गया था, हाँ ठीक, मार्कर दिया उन्होंने, उन्हें डस्टर मांगा था, चलो कोई नहीं, लिखो नेक्स्ट लिखो, मैंने कल बताया था ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, तो उसके क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं उन्होंने, हालांकि ये क्वेश्चन आप फिजिक्स में क्लास 12th में भी करोगे, ठीक है, ओए बातें नहीं, फिजिक्स में ये क्वेश्चन आप क्लास 12th में भी करोगे, लिख लो नेक्स्ट में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, देखो मैं इसको समझा देता हूं, थोड़ा थ्योरी भी समझा देता हूं इसका, है ना, मान लो ये गोल्ड एटम है, ये न्यूक्लियस है, और यहां से हमने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया v0 स्पीड से, नाउ आई एम कंसिडरिंग द अल्फा पार्टिकल विच इज डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, गेटिंग माय पॉइंट, तो जो डायरेक्टली न्यूक्लियस के तरफ जा रहा है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, टर्न बैक होगा, मेरी बात आ रही समझ में, तो अभी क्या है ये वाले रीजन में ध्यान से समझना, इस वाले रीजन में मान लो वैक्यूम है कुछ भी नहीं या एयर है तो एयर रेजिस्टेंस 0 है, ऐसे समझना है, एयर भी है तो एयर रेजिस्टेंस क्या है, अल्फा पार्टिकल मतलब इस वाले रीजन में उसको कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, अपोजिंग फोर्स, तो यहां तक वो सेम स्पीड से जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक अल्फा पार्टिकल, यहां भी स्पीड कितनी रहेगी उसकी, लेकिन जैसे ही वो गोल्ड एटम के न्यूक्लियस के पास, मतलब उसके फील्ड, ये फील्ड है ना, जैसे होता है ना अर्थ के ग्रेविटी में आ गया, हाँ ले लीजिए, अर्थ के ग्रेविटी में आ गया ना, ठीक है, पीछे पास मैंने डस्टर बोला था, ठीक 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 ठीक, यहां तक तुमने बहुत काफी दूर से अल्फा पार्टिकल फेंका, लेकिन वो गोल्ड के न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस फील्ड के अंदर थोड़े समय के बाद एंट्री लिया, इस बीच में उसको कोई अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां जैसे ही आगे बढ़ना शुरू होगा उसको एक अपोजिंग फोर्स मिलेगा, और वो फोर्स ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस में चार्ज कितना है बच्चे 79e, मानते हो, प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, अरे यस नो,
न्यूक्लियस में चार्ज है 79 E, और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका चार्ज कितना है Q1 2E, मानते हो? वेयर E इज इक्वल टू हाउ मच 1.6 इंटू 10⁻², ये तो सिखाया ना। जैसे ही इसके फील्ड में एंट्री लिया अल्फा पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा भाई उस पे? Q1 इंटू Q2 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कौन सा लोगे, मतलब आर क्या, डी ले लो, डी का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। नीचे आर मत रखो, नीचे क्या रखो, डिस्टेंस। पता है यहां तक तो उसमें फोर्स था ही नहीं। यहां तक क्यों नहीं फोर्स था? क्योंकि इधर तो फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब स्टार्ट हुआ? जब इस बाउंड्री के अंदर एंट्री मारा अल्फा पार्टिकल। नहीं समझे? इस बाउंड्री के अंदर एंट्री मारा अल्फा पार्टिकल, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस क्या है बताओ? अगर कोई बोले, है ना, कि इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, 0 ना भाई। और ये वाले रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ना, वो के Q1 Q2 बाय, अब डी देख लेंगे ना डिस्टेंस क्या है। जैसे अगर एग्जैक्टली यहां पर है तो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ गोल्ड एटम के बराबर, मतलब गोल्ड एटम का फील्ड जहां तक है वो डिस्टेंस है। जैसे से और आगे जाएगा ये डिस्टेंस कम होगी ना, जैसे से आगे जाएगा बच्चे, है ना, तो डिस्टेंस कम होगा। जैसे से आगे जाएगा और डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सिव फोर्स और बढ़ेगा ना। डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिपल्सिव फोर्स, तो जस्ट बिफोर कोलिजन अल्फा पार्टिकल क्या होगा पता है? कोलाइड करने से पहले कहीं यहां पर रुक जाएगा, यहां पर मतलब इस लाइन के अलोंग यहां कहीं रुक जाएगा। नहीं समझे? बोलो। कोलाइड ये वाला ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से उस पर रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हुआ। आगे बढ़ तो रहा है उसी स्पीड से, लेकिन स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है उसकी, कम हो रही है और कम हो रही है, राइट। एक समय आएगा न्यूक्लियस से जस्ट पहले उसकी स्पीड, तो नाउ न्यूक्लियस और ये जो डिस्टेंस है यही कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मेरी बात आई समझ में? क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? सबको समझ में आ रहा है? पक्का बोलिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वो V0 से फेंका गया, अगर वो V0 से फेंका गया तो व्हाट कैन बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? R0 का वैल्यू बताओ। अगर वो V0 से फेंका गया तो व्हाट कैन बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा फिजिक्स का यूज करेंगे। जो आगे आप पढ़ोगे फिजिक्स के चैप्टर हैं वर्क एनर्जी पावर, वहां पढ़ोगे। अभी जैसे आप पढ़ रहे होगे यूनिट डायमेंशन या फिर मान लो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होगे, तो आगे चल के पढ़ोगे आप लोग न्यूटन्स लॉस वगैरह जब खत्म होगा तब एक चैप्टर शुरू होगा वर्क एनर्जी पावर, वहां पढ़ोगे। वहां एनर्जी को कंजर्व करते हैं, हम बोलते हैं इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गए? इनिशियली सिर्फ अल्फा पार्टिकल के पास कौन सा एनर्जी है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है नहीं। इनिशियली देखो ना, अल्फा पार्टिकल फील्ड में है क्या? अल्फा पार्टिकल क्या गोल्ड एटम के फील्ड में है? नहीं है। इसीलिए इनिशियली उसका सिर्फ स्पीड है और उसके पास इनिशियली सिर्फ कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। समझ गए? अच्छा, फाइनल एनर्जी को भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अभी आगे सिखाऊंगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा ये बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे? हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल V0 का स्क्वायर। ये तो सुना होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। सुना है कभी? नहीं सुना? कभी नहीं सुना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट m स्पीड से भाग रहा है ना, m मास है और v स्पीड से भाग रहा है, m मास है और v स्पीड से भाग रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अच्छा, इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। क्यों 0 है? मुझे बताओ, अगर कोई अर्थ के ग्रेविटी में है तब तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला गया
तो क्या वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? नहीं होगा। उसी तरह इस एटम के न्यूक्लियस मतलब फील्ड से बाहर है ना, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है भाई, दिस इज इनिशियल, नहीं समझे? दिस इज इनिशियल एंड दिस पॉइंट इज फाइनल। सॉरी, ये वाला पॉइंट फाइनल है। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो हम लोग एनर्जी कहाँ कंजर्व कर रहे हैं? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। इनिशियली कितना एनर्जी है उसका? सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल है नहीं। और फाइनल क्या एनर्जी बताओगे? फाइनल काइनेटिक नहीं है। जिस पॉइंट पे रुक गया वहां काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? नहीं है ना भाई। वहां पे क्या एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन अभी सिखाऊंगा। के Q1 Q2 बाई आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता। फोर्स होता है आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखोगे तो ये फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर। और यहां पे हमें आर नॉट रखना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स? आर नॉट। मैं बताऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और आगे चल के सीखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है G(m1 m2 बाई आर, आर स्क्वायर नहीं होता है। ये इसीलिए बोला नहीं, चैप्टर में बहुत सारे फिजिक्स लगते हैं जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं है इसमें। देखो यहां से निकल जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें क्या पता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है, वी नॉट पता है, आर नॉट चाहिए। बोलो क्या इक्वेट करते हैं इसको, बताओ। इक्वेट कर दें, है ना। एक ना क्वेश्चन नोट्स में है बच्चे, वो क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करके आओगे, उसको हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। कितना लिख दें? हाफ एम अल्फा पार्टिकल वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के। Q1 का वैल्यू रखते हैं बच्चे हम लोग 2e, ठीक है, और Q2 का वैल्यू रखते हैं 79e। समझ में आया? बाय आर नॉट का स्क्वायर। सॉरी, सिर्फ आर नॉट ना, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां से आर नॉट इधर, इसको इधर डिवाइड कर दो। आर नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 उधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा? उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 79 इंटू 2 316 हो गया के ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी का, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ, यही क्या है भाई? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? बस इतना लिख के रख लीजिए। थोड़ा सा आपने यहाँ पे फिजिक्स सीखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखा, है ना। और मैं बताऊं, नोट्स में एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। नोट्स में एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है बच्चे, कर लोगे, है ना। यहाँ पे देखो 3 पार्ट है क्वेश्चन में। एन अल्फा, एक मिनट ये क्वेश्चन समझ लो। एन अल्फा पार्टिकल, क्या क्वेश्चन है मैं समझा देता हूँ, घर पे इसको नोट कर लेना, इसके बाद जगह छोड़ देना। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी विथ ए वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर दिया मैंने, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब यहां से चलना शुरू किया, r0 पे रुक गया, राइट। यहां पे उसकी स्पीड क्या है? मतलब न्यूक्लियस से 2r0, इस जगह पे 0 तो नहीं है, इस दौरान 0 हो रहा था। न्यूक्लियस से 2r0 पहले उसकी स्पीड क्या है? ये फिजिक्स की सवाल है। जब तुमने v0 से शुरू किया तो r0 डिस्टेंस पे उसकी स्पीड क्या हो चुकी है? 0। लेकिन क्या उससे पहले 0 रहा होगा? समझ गए ना। तो उससे पहले मतलब न्यूक्लियस से 2r0 डिस्टेंस पहले उसकी क्या स्पीड थी, ये क्वेश्चन है। तो अभी देखो सॉल्यूशन देख लेना, तुम अपना दिमाग लगा पहले आंसर निकालो, फिर सॉल्यूशन लिख लेना। अब बोल रहा है क्या? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस, ये तो हो गया। नाउ दूसरा एक और क्वेश्चन है इसमें, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट रीचेस टू r0/2, मतलब किस स्पीड से फेंके। अगर v0 से फेंक रहे तो r0 डिस्टेंस पे 0 हो रहा है, राइट। न्यूक्लियस से r0 पहले उसका स्पीड क्या हो रहा है? यहां और थोड़ा फास्ट फेंकना चाहते हैं ताकि वो उसका 0 कब हो? r0/2 पे, मतलब और थोड़ा फास्ट चला जाए।
वी नॉट से फेंकने से न्यूक्लियस से आर नॉट पहले स्पीड 0 हो रहा है. What can be the speed of initial speed of alpha particle so that it reaches to up to r naught by 2? मतलब और पास चला जाए. नहीं समझे? और पास चला जाए उसके लिए उसका स्पीड क्या होगा. एक बार सॉल्यूशन वगैरह देख लेना, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो ये क्वेश्चन नोट करके जरूर लिख लेना. ओके, आगे बढ़े. बंद है. रिमोट किसके पास है? क्लास में है किसी के पास? नहीं. क्लास में नहीं है किसी के पास? किसी के पास नहीं है? है? बाहर से ले आए. पहला क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है उसमें पहला तो मैंने सॉल्व ही कर दिया. दूसरा तीसरा क्वेश्चन करो. फिजिक्स का एक अच्छा सवाल है, मैं बताऊं. ठीक है, चलो आगे बढ़े. डन. देखो क्वेश्चन लिख के आप पहले खुद से पूरा दिमाग लगाओ क्या पूछ रहा है. एक तो बोला कि वी नॉट से फेंक रहे हैं तो आर नॉट पे 0 हो रहा है. मतलब न्यूक्लियस से मान लो, न्यूक्लियस से 1 सेंटीमीटर पहले उसका स्पीड क्या हो गया? 0 हो गया. तो न्यूक्लियस से 2 सेंटीमीटर पहले उसका स्पीड क्या रहा है, ये क्वेश्चन है. पता है वो आंसर भी वी नॉट के टर्म्स में ही आएगा. और एक क्वेश्चन फिर क्या है कि किस स्पीड से फेंके. जैसे वी नॉट से फेंक रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर पहले मान लो रुक गया, तो किस स्पीड से फेंके उसको ताकि वो 0.5 सेंटीमीटर तक जाके रुके, मतलब और पास चला जाए. आर नॉट बाई 2 पे रुक जाए. नहीं, किस स्पीड से फेंके ताकि वो कहाँ रुके? आर नॉट बाई 2 पे रुके. हर जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, समझे? इन ऑल द प्लेसेस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा. ठीक है, सानवी क्या हो गया? हाँ, लिखो जल्दी लिखो. तो जल्दी लिखिए, उतना सजा के लिखने का टाइम नहीं है. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स. देखो इतना कुछ बोला है ना रदरफोर्ड ने. रदरफोर्ड जब अपना मॉडल दे रहा होगा, समझना, एटॉमिक मॉडल, तो पूरे साइंटिस्ट बैठे होंगे और मान लो प्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, ये सब सारे है ना, वो एक्सप्लेन कर रहा है. ऑन करो, ऑन करो. हाँ, ठीक है. वो सारे एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है? वो एक्सप्लेन कर रहा है. गुड टू गो. ठीक है, साइलेंस. नाउ इधर सुनिए अच्छे से.
रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम का मैक्सिमम पास एम्प्टी है। जितने साइंटिस्ट थे सब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो सही है, आपका मतलब ऑब्जर्वेशन भी है, आपने तो प्रॉपर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। कोई खटर पटर मत करो यार प्लीज। आपने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बता दिया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया, तो मान लेते हैं आपका बात कि एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है। फिर उसने बोला कि एटम के बीचों बीच पॉजिटिवली चार्ज डेंस्ड, हाईली डेंस्ड, टाइनिएस्ट सेंटर है जहां पे एंटायर मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ये भी बात सबने एक्सेप्ट कर ली। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में एक ही रिबाउंस बैक हुआ, मैक्सिमम पास हो गया, कुछ थोड़े एंगल से डिवेट हुए। तो लोगों को लगा यार ये एक्सपेरिमेंट करके बातें कर रहा है तो सही है, वो भी मान लिया। फिर उसने तीसरा बात बोली, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये भी बोला उसने, और उसने वो रीजन दिया कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, वो कौन दे रहा है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का बात कर रहा हूं, समझ गए? उसने बोल दिया कि चूंकि सिंस किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है टुवर्ड्स द सेंटर, एंड वो फोर्स का वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर। और वो फोर्स कौन देगा एटम के केस में? है ना? मेरी बात समझ रहे हो? ये सब बोल दिया उसने, तालियां बजी, मतलब हाँ भाई सही लग रहा है एकदम, फिजिक्स भी लगा दिया। समझ गए बात को? अब यहाँ पे जे थॉमसन कैसे डिस्कार्ड हो गया? जे थॉमसन का मॉडल के हिसाब से क्या रदरफोर्ड का कोई भी एक्सपेरिमेंट सही होता? क्या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो जाता? क्या कोई रिबाउंस बैक होता? तो इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल सही, रदरफोर्ड बोल रहा हूँ, जे थॉमसन की मॉडल सही नहीं थी। रदरफोर्ड की मॉडल में बहुत सारी चीजें सही थी, राइट? लेकिन अब यहाँ पे एक नया बात क्या आई, उसी साइंटिस्ट के बीच में वर्ल्ड के किसी कोने में मैक्सवेल वाज द साइंटिस्ट। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट किया जाए तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। मैक्सवेल का थ्योरी के वजह से ही आज के समय में, है ना, हम बोल सकते हैं कि जो रेडिएशन जनरेट हो रहा है, जो मोबाइल से हम बातें कर रहे हैं, वो उसके थ्योरी के वजह से पॉसिबल हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, तो मैक्सवेल हमेशा से सही था। मैक्सवेल ने क्या बोला पहले वो समझाता हूं मैं तुम्हें, इसको हटा दूं। मैक्सवेल का थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस थ्योरी का क्या रीजन है पता है? देखो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आ रहा है इस चैप्टर में। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डेफिनेशन क्या है ये समझो। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज इन एक्सिलरेशन, चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सिलरेशन में है, कहां पर है एक्सिलरेशन में? किसी फील्ड फोर्स में, मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स के फील्ड के अंदर वो एक्सिलरेट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली एक नए तरह का एनर्जी निकालता है जो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी वगैरह है, दैट इज रेडिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है वो, है ना? ये सुना है ना, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये तो सुना है ना? ऐसे देखो, समझो, अगर मान लो ये एटम का फील्ड है, ये न्यूक्लियस है, इस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ही अगर रिवॉल्व कर रहा है, भले वो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है रिवॉल्व, लेकिन बताओ उस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेलरेशन, यस और नो? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेशन में है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, इन द पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये कंटिन्यूअसली क्या निकालेगा? अपना जो खुद का एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकाल देगा? वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो अपना एनर्जी निकाल देगा। नहीं समझे?
पता है जनरली बेसिक डेफिनेशन होता है, जो ये बल्ब है, डिवाइस है, ये सब, इसमें जब इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू जब चार्ज आता है, चार्ज आ रहा है ना, करंट फ्लो कर, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज ना, चार्ज को जब उस डिवाइस से एलसीडी या ये सब से पास कराते हैं बल्ब के फिलामेंट से, देखो तो बल्ब का फिलामेंट ऐसे जिगजैग होता है, अरे ऐसा ना, जब उस चार्ज को बल्ब के फिलामेंट से पास कराते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक्सेलेरेशन आ जाती है, क्या आ जाती है, एक्सेलेरेशन, और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलरेडी, तो वो चार्ज अपना एनर्जी किस फॉर्म में निकाल देता है, लाइट के फॉर्म। ये लाइट कैसे निकल रहा है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट, लाइट एनर्जी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं इसको। बल मोबाइल में जैसे तुम कॉल लगाते हो तो कैसे कॉल लग जाती है, मोबाइल में जब कॉल लगाते हो ना तो अंदर भी बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, जो चार्ज फ्लो करता है मोबाइल के सर्किट में, है ना, वो एक मोबाइल के अंदर एक डिवाइस है, पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, जहां से जब चार्ज गुजरता है तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं और उस चार्ज का एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेव में। वो जो चार्ज पार्टिकल सर्किट से गुजरा, पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस से गुजरा, उसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेव में। मेरी बात आ रही समझ में? एंड वी गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वहां से वेव निकलता है, वो लाइट के स्पीड से पूरे वर्ल्ड में घूमता है और तुम जिसको कॉल लगाना चाहते हो लग जाता है कॉल, एंड देन यू सेड हेलो कौन, हाँ होता है ना, मेरी बात समझ रहे हो, कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। तो मैक्सवेल का थ्योरी बहुत पहले से फेमस है, रदरफोर्ड जब अपना थ्योरी दे रहा था, इसीलिए बोला जाता है रदरफोर्ड यहाँ फेल हो गया, इतना काम किया लेकिन फिर भी फेल हो गया। रदरफोर्ड्स थ्योरी इज नॉट अकॉर्डेंस विद द मैक्सवेल्स थ्योरी। नाउ हाउ इट इज नॉट अकॉर्डेंस, रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उसको घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलेगा। अब मैक्सवेल इधर कहीं बैठा था, बोला हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए, मेरे हिसाब से मेरा थ्योरी तो एकदम फेमस है, डिवाइस भी आ चुका है, बल्ब बन चुका है, बहुत कुछ बन चुका है, मेरे थ्योरी के हिसाब से कोई अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड फोर्स में एक्सिलरेशन में है तो वो अपना एनर्जी किस फॉर्म में निकालेगा, उसका जो खुद का एनर्जी है किस फॉर्म में निकल जाएगा, वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो भी एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, उसको लूज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ, तो उसके पास जो भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, और वो इसके फील्ड में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो दैट एनर्जी मस्ट बी एमिटेड या कन्वर्टेड इन द वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और धीरे धीरे इसके पास 100 जूल है और सब धीरे धीरे डाई आउट हो रहा है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड भी कम होगी। तो नहीं लग रहा है कि ये धीरे धीरे स्पाइरल पाथ बना के कोलाइड कर जाएगा, नहीं समझे? ऐसे सोचो, मान लो तुमको बोलता हूं ग्राउंड का चक्कर लगाओ, है ना, तुम 2-4 चक्कर लगा बैठ जाओगे, क्यों भाई, तेरे पास जो भी एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस से भाग रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट भाग रहे हो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भाग रहे हो, तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्शन हो, और तुम थोड़ा तेज भाग लो, देखो बॉडी से हीट निकलने लगता है, पसीने आते हैं, नहीं होता क्या? तो क्या हो रहा है, तुम्हारा एनर्जी किस फॉर्म में जा रहा है, मैकेनिकल फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, बॉडी से भी रेडिएशन आना शुरू हो जाएगा, गर्मी लगेगी बहुत, नहीं होता है क्या? रिएक्शन हो तो तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है ना, तुम भाग रहे हो, कितना चक्कर लगाओगे तुम, ज्यादा से ज्यादा 3-4 चक्कर लगा बैठ जाओगे, यही होगा ना। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही हो रहा है, वो जब घूम रहा है तो वो किसी फील्ड फोर्स के अंदर घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होनी चाहिए। सो मैक्सवेल के थ्योरी को रदरफोर्ड ने जस्टिफाई नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई रदरफोर्ड मॉडल भी डिस्कार्ड हो गया। व्हाट इज द ड्रॉबैक, समझ में है? ड्रॉबैक आपको देख के लिखना है, ऐसे मत रखो, हाँ ठीक है। क्या लिख के आना है ड्रॉबैक में, कि रदरफोर्ड थ्योरी इज नॉट अकॉर्डेंस विद Maxwell's theory of electromagnetic radiation. Now, what is the theory? When any charged particle is in acceleration in the external magnetic or
it will emit their energy in the form of electromagnetic wave. मेरी बात आई समझ में? और ये थ्योरी को मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड ने जस्टिफाई, रदरफोर्ड भाई यही है, अब तू देख ले, इतना मेहनत किया है, इतना ही मैं बोल पा रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरी बात आई समझ में? सो दैट इज द ड्रॉबैक। ड्रॉबैक थोड़ा देख के लिख लेना अच्छे से, एक पेज उसके लिए छोड़ दीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ड्रॉबैक लिख लेना है आपको खुद से। अभी पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, आगे क्या आया नहीं आया देखेंगे, है ना? सैलेंस सही। मैं बताऊंगा फ्यूचर में ना, एक और साइंटिस्ट आया, प्लैंक्स, और प्लैंक्स ने बोला लाइट का दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। समझ? मैं बताऊं, प्लैंक्स जब क्वांटम फिजिक्स आया ना भाई, तो क्लासिकल फिजिक्स पहले दुनिया में चल रही थी, क्वांटम फिजिक्स आने के बाद फिर से फिजिक्स के हर लाइन को बदलने पड़े, ऐसे समझो। इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। मैक्सवेल बोलता रह गया कि नहीं वेव नेचर है, प्लैंक्स आके प्रूव कर दिया कि पार्टिकल नेचर भी है। एंड पार्टिकल नेचर के बेसिस पे प्लैंक्स का पार्टिकल नेचर, किसका पार्टिकल नेचर भाई? ये लाइट सोर्स का। यहां से जो लाइट निकल रहा है, मैक्सवेल क्या बोल रहा है? वेव के फॉर्म में निकल रहा है। प्लैंक्स ने क्या बोलेगा अभी आगे वाले समय में? पार्टिकल के फॉर्म में निकल रहा है। प्लैंक्स के थ्योरी को यूज करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, और आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिले, जिससे आज सोलर सेल डिजाइन हो रहे हैं। तो प्लैंक्स का भी थ्योरी बहुत जबरदस्त है, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं उसको, है ना? उस पर हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। फॉर द टाइमिंग व्हाट इज ड्रॉबैक? ही कुड नॉट गिव द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हु ही? रदरफोर्ड। समझ गए? he could not give the accountability of the stability of atom। मैक्सवेल के बारे में थोड़ा लिख लेना, है ना? ये लाइन अगर तुम लिखना चाहो कहीं पे तो लिख लो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लिख लो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल when any charge particle is in acceleration, ड्रॉबैक से पहले नोट में लिख लो, है ना? according to Maxwell when any charge particle is in acceleration, according to Maxwell when any charge particle is in acceleration, according to Maxwell when any charge particle is in acceleration in the external field, in the external field, it will emit electromagnetic wave, ब्रैकेट में रेडिएंट एनर्जी भी लिख सकते हो। it will emit electromagnetic wave, it will emit electromagnetic wave, it will emit the electromagnetic wave, है ना? ये उसका थ्योरी है, ठीक है? और इस प्रिंसिपल पे पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है भाई, इस प्रिंसिपल पे पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। आगे चल के बात करेंगे और डिटेल में, है ना? नाउ लिखो टर्म्स यूजफुल फॉर, बस टर्म्स लिखो, यूजफुल मत लिखो, टर्म्स लिख लो। टर्म्स एंड फॉर्मूला, टर्म्स एंड टर्म्स यूनिट्स, टर्म्स यूनिट्स एंड फॉर्मूला। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ये कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले चार्ज, तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पक्का? अच्छा, दूसरा, कोई भी चार्ज हो, कितना भी चार्ज हो, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा? ये पढ़ा दिया हमने, जो स्मॉलेस्ट चार्ज का वैल्यू उसी के मल्टीपल में होगा। याद पूरे क्वेश्चन कराया था, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना? थर्ड, ये वाला बात बोलने का जरूरत नहीं है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, राइट? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज रिपेल। बताने की जरूरत है क्या जी? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पॉइंट वाइज जरूर नहीं लिखना। अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 r डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए,
फोर्स हमेशा दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस होगा। मेरे बात समझ रहे हो? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, अलोंग द लाइन। अगर मान लो दोनों अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा इस लाइन के अक्रॉस, और दोनों अगर लाइक चार्ज है, दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो इधर रिपेल करेगा। नहीं समझे? मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का डायरेक्शन ऐसा नहीं हो सकता। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे पड़ा हुआ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये सब नहीं हो सकता। समझ गए? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच का? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक लॉ, the force between two charged particle, whether attractive or repulsive, it is always along the line joining the charges. Good to go? Not with angle, जो लाइन ज्वाइन करो उससे एंगल पे नहीं हो। आ रहा है समझ? ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है बताओ? दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है हमेशा, रिपल्सिव नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होता है? अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है? अर्थ का सेंटर और सन के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग। नहीं समझे? पक्का? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, तो उसके डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, बट उसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। हाँ, अपोजिट चार्ज होगा तो डायरेक्शन अलोंग द लाइन होगा बट अट्रैक्टिव होगा, और दोनों लाइक चार्ज होगा तो ठीक है। इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो k q1 q2 by r है। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? टर्म्स, यूनिट्स एंड फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। गुड टू गो? बोलो। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पे k ना 12th में पढ़ोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी लिख के रख लो। k जो होता है 1/4 पाई, जैसे कैपिटल G हुआ करता था ना, उसी तरह से यहाँ पे k है। समझ गए? कैपिटल G जैसा यहाँ पे k है, ठीक है ना? और इसका वैल्यू ना 9 इंटू 10⁹ होता है, लिख के रख लीजिए। जैसे कैपिटल G का वैल्यू याद है तुम लोगों को? कैपिटल G का वैल्यू याद है? अरे स्मॉल g 9.8 जैसा होता है, उसे कैपिटल G का वैल्यू याद है? कभी पढ़ा है? 6.67। बढ़िया, तो ये भी SI यूनिट है। समझ गए? अगर CGS यूनिट का बात करते ना तो इसका वैल्यू 1 होता। k का वैल्यू कितना होता है CGS यूनिट में? 1। CGS यूनिट मतलब ऑब्वियसली सेंटीमीटर, ग्राम, वो सब। ठीक है, लिख के रख लो। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया सबको? बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ गया सबको? पक्का? अच्छा, यहीं पे देख लो। अगर एक बहुत बड़ा चार्ज का सोर्स है, मान लो एक बहुत बड़ा चार्ज का स्फीयर है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, समझ गए? कैपिटल Q, बिग चार्ज। समझ गए? तो पता है अगर कोई बहुत बड़ा चार्ज का सोर्स होता है ना तो उसकी एक फील्ड होती है। उस चार्ज का एक, 12th में पढ़ोगे, उसकी एक क्या होती है? फील्ड होती है। जैसे अर्थ मास का एक बहुत बड़ा सोर्स है तो अर्थ का अपना एक फील्ड है। नहीं, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, दैट इज G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरी बात समझ रहे हो? कोई बहुत बड़ा चार्ज का सोर्स है तो उसी तरह से उसकी एक फील्ड होगी, और इस पूरे रीजन में, जैसे अगर ये अर्थ होता तो इस पूरे रीजन में जो ग्रेविटी होती, एक्सेलरेशन, वो G होता। लेकिन ये चार्ज का सोर्स है ना, इसीलिए इस रीजन में जो उसका फील्ड होगा उसको E बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं बताऊं, इस स्पेस में अगर कोई छोटा चार्ज पार्टिकल आ गया, 12th में पढ़ोगे टेस्ट चार्ज,
मतलब बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल आ गया। तो पता है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं Q इंटू ई। Q इज द चार्ज ऑफ स्मॉल चार्ज पार्टिकल। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? चार्ज इनटू जो बड़ा चार्ज है उसका फील्ड। समझ में है? इनफैक्ट आगे चल के देखेंगे ये किसके बराबर, कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये जो बड़ा चार्ज है उसका वैल्यू कितना होगा? के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना? मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ऐसे समझिए कि अगर ये अर्थ होता और यहाँ पे कोई एक छोटा सा मास हम तुम होते, एक प्लेन होता, कुछ भी होता, तो उस पे हम फोर्स क्या लिखते हैं? mg नहीं लिखते क्या? सुना है कभी? फोर्स क्या लिखते? दिस इज द टेस्ट मास, हमारा तुम्हारा मास, एंड ये किसके वजह से? पूरे अर्थ के मास की वजह से। नहीं समझे? दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? नहीं, फोर्स ऑफ। उसी तरह से अगर एक प्लैनेट है जो चार्ज से बना है, तो उस प्लैनेट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई छोटा चार्ज गया तो तुरंत उस पर कितना फोर्स लगेगा? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? mg। क्या मैं समझा पा रहा हूं? बोलिए। एक तो है कि दो अगर कंपेरेबल चार्ज है तब तो ये फॉर्मूला लगाओ फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर कब लगाओ? जब Q1 Q2 कंपेरेबल है। कंपेरेबल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, ये 5 किलो में है तो 4 किलो में है, ऐसा कंपेरेबल चार्ज है। लेकिन एक चार्ज इनफाइनाइट सोर्स है और एक टेस्ट चार्ज है, तब फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए? इन शॉर्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उस फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज गया, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उसमें कोई टेस्ट चार्ज गया, तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज? समझ गए ना? पता है अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशन लिखेंगे वो ये नहीं लिखेंगे mg। अर्थ और मून के बीच में क्या ये लिख देंगे? नहीं, वहां लिखना पड़ेगा g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो ना? कैपिटल जी m1 m2 बाय, वहां दो कंपेरेबल मास है तो हमें क्या लिखना चाहिए? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मेरे बात, लेकिन अर्थ और मेरे बीच में अगर ग्रेविटी लिखना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं समझे? तो उसी तरह एक बहुत बिग सोर्स ऑफ चार्ज है और उसके फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आ गया तो उसको कितना फोर्स फील होगा? और पता है अगर ये दोनों अपोजिट है तो इस डायरेक्शन में इसके सेंटर की तरफ होगा, और अगर मान लो सॉरी अपोज, हाँ दोनों लाइक चार्ज है तो इसको सेम फोर्स इधर फील होगा। समझे? बोलिए। तो हम लोग टर्म्स वाले क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरी बैक टू बैक क्लास है ना? अभी फिर से बोल रहा हूं, अभी कितने बजे टेस्ट है आज, है ना? अभी और संडे के टेस्ट के लिए भाई तुम लोग बहुत अच्छे से टर्म्स वगैरह पढ़ो, ठीक है?